बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन हम क्वालिफाई परवेज़ इकबाल के चैप्टर नंबर 4 के आज चंद बच जाने वाले आखिरी सवालात को आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक भरपूर किस्म की गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। आई नीड अ लॉट ऑफ योर सपोर्ट, और इससे एक हौसला रहता है इंसान को, और लर्निंग भी रहती है, एक हौसला भी रहता है, और बंदे में एक जज्बा पैदा होता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोड्यूस करे। इसी किस्म की जब एफ़र्ट किसी और जगह से होती है या किसी और मुल्क से या कोई इंडियन लोग करते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से वो टॉप पे जा रहे हैं। लेकिन हमारा मसला ये है, हम कई बार कंटेंट से फ़ायदा उठाने के बावजूद भी काफ़ी बार पहले सोचते हैं, उसके बाद वो सपोर्ट करते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर इट प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 201। आज का ये जो 14th लेक्चर बनेगा और इसके चंद सवालात हैं इस चैप्टर के। लेट्स डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस। विच डोमेन इज़ कंसर्न विद द फिज़िकल एंड मोटर स्किल्स। जिस्मानी और मोटर स्किल्स, मोटर का मतलब होता है हरकत और सकनात, सो उसका ताल्लुक जो होता है वो साइकोमोटर डोमेन के साथ होता है, और इसमें हमारा हैंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हैंड, साइकोमोटर, हार्ट अफेक्टिव डोमेन, और हेड जो है दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जो कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स का ताल्लुक जो है वो माइंड के साथ है, तो इसलिए साफ ज़ाहिर उसका ताल्लुक जो कॉग्निटिव डोमेन के साथ होगा। द इफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, इफेक्टिव डोमेन को क्लासीफाई किया था ट्रैथवॉल ने। इफेक्टिव डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। 5 सब ग्रुप्स मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ। पहला जो था दैट इज़ कॉल्ड अटेंडिंग, या इसको रिसीविंग भी कहा जाता है। अटेंडिंग या रिसीविंग एक ही चीज़ हो गई। उसके बाद था जी अटेंडिंग या रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग दूसरा स्टेप था। उसके बाद वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। इसके इफेक्टिव के 5 जो है वो स्टेप्स या 5 सब ग्रुप्स हैं। विच इज़ प्लेस्ड द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन। तो पहला जो लोएस्ट लेवल है दैट इज़ अटेंडिंग। विच इज़ प्लेस्ड एट द हाइस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन दैट इज़ करेक्टराइजेशन। याद रखें, जब भी हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल पूछा जाए तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो कि किस डोमेन का हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल पूछा जा रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 हमेशा लोएस्ट लेवल से मुराद उसका पहला और हाईएस्ट लेवल से मुराद उसका आखिरी लेवल होगा। उसके बाद है जी राइट आर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन का जो राइट आर्डर है, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जितनी भी डोमेन्स हैं उसको उनके राइट आर्डर के साथ ही हमने याद करना होता है, समझना होता है, क्योंकि वो एक ख़ास अचीवमेंट लेवल को प्रोसीड कर रही होती है, उनको फॉलो कर रही होती है। हम किसी को एक दूसरे से पहले नहीं ला सकते। अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। इसको आप एयर वॉक, ARVOC, एयर वॉक के कैपिटल लेटर से इस तरह आप उसका एक निक नेम बना लें। विलिंगनेस टू अटेंड अ पर्टिकुलर फिनोमेना, किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार रहना। अब ये इसकी जो सब ग्रुप्स हैं इस इफेक्टिव डोमेन की, उसको मज़ीद वजाहत की जा रही है। किसी फिनोमेना को समझने के लिए तैयार होना, उसको रिसीव करना, उसके लिए विलिंग रहना, उसको कहते हैं हम अटेंडिंग या रिसीविंग। सो विलिंगनेस टू अटेंड पर्टिकुलर फिनोमेना दैट इज़ अटेंडिंग या रिसीविंग। विच सब ग्रुप ऑफ इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्डिंग। जब आप या कोई स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा किसी भी सिचुएशन में, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग। उसके बाद है ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़ इनटू अ कंसिस्टेंट सिस्टम। ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ को आपस में लाकर एक कर देना, उनको इकट्ठा कर देना, इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन द अडॉप्टेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अब जब हम एक वैल्यू बना लेंगे, उसको वैल्यू सिस्टम को जब हम अडॉप्ट कर लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। सो अटेंडिंग या रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, जहाँ पे वैल्यूइंग का उसने मेरे ख्याल में स्टेटमेंट नहीं दी। वैल्यूइंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ उसकी वर्थ को अटैच करना, इसको कहते हैं वैल्यू। साइकोमोटर डोमेन
वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन। सिम्पसन और साई, जिस तरह लफ्ज़ साई आ रहा है इस तरह सिम, यानी कि इसको आपने एक जैसा एक होमोफोन टाइप लफ्ज़ से अंदाज़ा लगा लेना है कि साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन, और इसको क्लासीफाई किया गया था 1972 में। अफेक्टिव डोमेन was divided into subgroup by Krathwohl in 1964। अब याद रखना है जो कॉग्निटिव डोमेन है वो 1956 में, उसके बाद आ गई अफेक्टिव डोमेन, वो हो गई 1964 में, और उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, दैट इज़ 1972। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा फार्मूला बता दूं, आप बेशक इसको नोट डाउन कर लें। आपने लफ्ज़ कैपिटल लेटर लिखे CAP कैप, ठीक है, CAP कैप, और उसके नीचे पहला साल लिख के 1956, यानी कि कॉग्निटिव, सी से मुराद कॉग्निटिव डोमेन 1956। अब इसमें +8 जमा करते जाएं। 1956 में जब 8 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 1964। तो इफेक्टिव डोमेन आई थी 1964 में, और इस पर फिर 8 जमा करें तो फिर ये बन जाएगा 1972, ठीक है। सो CAP कैप 1956, 1964, 1972। सो इस तरह आपने इनके ईयर्स को जो है वो याद रखना है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि इनके नीचे आप लिख सकते हैं, जिस तरह के इफेक्टिव डोमेन को दिया था, क्या नाम है, क्रैथवॉल ने, और कॉग्निटिव डोमेन को दिया था ब्लूम ने, और साइकोमोटर को दिया था सिम्पसन ने। सो CAP के ऊपर आप बेशक लिख दें BKS, ठीक है। ऊपर आप ऊपर की जानिब इसके नाम BKS, यानी कि C के ऊपर B बेंजामिन ब्लूम, A के ऊपर K क्रैथवॉल, और P के ऊपर जो है S यानी कि साइकोमोटर को सिम्पसन ने दिया था, और नीचे उनके ईयर्स आ जाएंगे। सो इस तरह आसानी से आप उनको याद रख सकते हैं। साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन 7 सबग्रुप्स। जी 7 सब, साइकोमोटर, साइको, सिम्पसन, 7 तीनों जो है ये साउंड आपने इनको इसी से अंदाज़ा लगा देना है। इफेक्टिव के अंदर 5। तो इस तरह आपने एक किस्म के आइडियाज़ जनरेट करने हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इज़ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। बिहेवियर वही होता है जिसको ऑब्जर्व भी किया जा सके, मेजर भी किया जा सके। ऊपर जो है वो साइकोमोटर डोमेन के, पता नहीं शायद आगे चले सीक्वेंस हैं उसके नीचे, मैं वरना आपको बता देता। नीचे सवाल है जी, द राइट सीक्वेंस ऑफ द सब ग्रुप ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के जो 7 सब ग्रुप हैं उनकी बिल तरतीब क्या है? परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडाप्टेशन और ओरिजिनेशन। पिछली किसी वीडियो में मैं इनकी तफसील आपको बता चुका हूँ कि इन सब से मुराद क्या है और बिल तरतीब क्या क्या जो है इसमें अचीवमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन इज़, इफेक्टिव डोमेन का तल्लुक याद रखें हार्ट के साथ होता है, वैल्यूज़ के साथ होता है। सो स्टूडेंट वैल्यूज़ एंड ऑनेस्टी का तल्लुक जो है वो इफेक्टिव डोमेन के साथ है। ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक होल, इसका तल्लुक सिंथेसिस के साथ है और ये कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है। द सरफेस category of solo taxonomy consists of solo taxonomy structure of observed learning outcome। solo एक एक्रोनिम है, ठीक है, structure of observed learning outcome। इसकी 5 stages हैं और इसको बिग्स एंड कॉलिस ने इसकी 4 क्या नाम है, द सरफेस कैटेगरी ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी की 2 stages हैं। इसकी टोटल 4 जो हैं वो क्या नाम है कैटेगरीज हैं। पहली जो 2 कैटेगरीज हैं वो पहली स्टेज में और दूसरी 2 कैटेगरीज दूसरी स्टेज में आती हैं। इसको बिग्स एंड कॉलिस ने जो पेश किया था। उसके बाद आ जाता है जी द सरफेस कैटेगरी ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। देखिए सोलो टैक्सोनॉमी को अमूमन यूँ पेश किया जाता है कि इसकी जो है वो 5 स्टेप्स हैं। असल में इसके 4 स्टेप्स हैं, यानी कि यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन बाद में बिग्स एंड कॉलिस ने इसके 4 जो है वो लेवल ही दिए थे, लेकिन बाद में इनके साथ एक प्री स्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो प्री स्ट्रक्चर इसका 5th यानी कि वैसे तरतीब के लिहाज से पहला और 5वां हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो वैसे इसके जो है वो उन्होंने 4 जो है लेवल दिए थे। तो पहले 2 जो हैं वो यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल होते हैं, जो कि सरफेस लेवल का हिस्सा होते हैं, सरफेस कैटेगरी का हिस्सा होते हैं। और बाकी 2 जो है वो डीप कैटेगरी का हिस्सा होते हैं और वो हैं जी रिलेशन और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इन 5 स्टेप से मुराद क्या है? पहले अगर हम लें
प्री स्ट्रक्चर को। तो प्री स्ट्रक्चर से मुराद है जब कोई भी आइडिया हमारे जहन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता हो, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर किसी चीज़ के बारे में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो वो प्री स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद होता है यूनि स्ट्रक्चर की स्टेज, जब स्टूडेंट को किसी एक चीज़ के बारे में जो है वो सवाल पूछा जाए, कोई एक आइडिया जनरेट करने को कहा जाए, या कोई एक चीज़ जो है वो पूछी जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को फ़र्ज़ करें पहले क़ायद-ए-आज़म के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो प्री स्ट्रक्चर होगी। अब बाद में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है और उसको सिर्फ इतना पता है कि क़ायद-ए-आज़म कहाँ पैदा हुए थे, तो सिर्फ कहाँ का लफ्ज़ जो है वो यूनि स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो सिर्फ एक सवाल का सिर्फ एक ही जवाब देगा, एक यूनिट, दैट इज़ कराची, ठीक है। इसके बाद है मल्टी स्ट्रक्चर। मल्टी स्ट्रक्चर में वो एक से ज़ायद जवाब देगा। मिसाल के तौर पर कब और कहाँ पैदा हुए, किसके यहाँ पैदा हुए और किसके घर पैदा हुए, ठीक है, वालिद का नाम। तो इसमें वो 4-5 आइडियाज़ को उसको जनरेट करना पड़ेंगे, ज़्यादा जवाब देना पड़ेंगे, तो ये मल्टी स्ट्रक्चर बन जाएगा। रिलेशनल का मतलब ये होता है मुख्तलिफ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करना, दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को आपस में इंटीग्रेट करना, उनको रिलेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर क़ायद-ए-आज़म और फ़लाँ का या क़ायद-ए-आज़म उलमा इकबाल की जो आपस में कोलैबोरेशन थी, वो मूवमेंट, आप उसको बयान करें, इस किस्म का, या किसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिलेशनल। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में आप इमेजिनेटिव या क्रिएटिव या एक इंटीग्रेटिव किस्म का जो है वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हायर लेवल का जो आर्डर होता है कि क़ायद-ए-आज़म की तख्लीक़ पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म की काविशों को तनकीदी नज़र से देखिए, ठीक है। तो इस किस्म का जो आपका अपना एक एबिलिटी है जिसमें आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे, तो ये हायर लेवल का हिस्सा होता है और ये होगा एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। सिंथेसिस रिक्वायर्स फार्मूलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल। सिंथेसिस का मतलब होता है चीज़ों को आपस में जोड़ देना, उनको फार्मूलेट कर देना। द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश टू उर्दू। दिस ऑब्जेक्टिव इज़ द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जो कि वो ट्रांसलेट कर लेगा। ट्रांसलेट कब करेगा? एक इंग्लिश का पैराग्राफ है उसको उर्दू में तब ट्रांसलेट करेगा जब उसको वो समझेगा। तो समझेगा तभी वो ट्रांसलेट करेगा। समझना, तो समझने का मतलब जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ है। A solo taxonomy provides systematic ways of describing the learner's performance। उसके बाद जी मेरे ख्याल में बस हो गई है, ठीक है जी। तो ये थे चंद बच जाने वाले सवालात। आई होप कि आपको ये कुछ बेनिफिशियल रहे होंगे आपके लिए। आई विल मेक रिक्वेस्ट अगेन दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्रमोट, हेल्प मी टू प्रमोट दिस चैनल। इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने आरा का ज़रूर इजहार कीजिए। कीप वॉचिंग। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।